नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था। इस कानून का मकसद सरकारी तंत्रों की जवाबदेही तय करना था और पारदर्शिता लाना था। इस कानून के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन भी किया गया। दरअसल सूचना का अधिकार कानून आम लोगों के लिए सरकारी तंत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा हथियार था जिसमें इन तमाम तंत्रों की जवाबदेही तय थी आम लोगों के प्रति। ये कानून पूरे देश में लागू होता है। 12 अक्टूबर 2021 को सूचना का अधिकार या आरटीआई कानून को लागू हुए 16 साल हो जाएंगे और इस तारीख को देश में आरटीआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। लंबे संघर्ष के बाद बने इस कानून का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा और एक तरफ विभिन्न सरकारें इस कानून में संशोधन करके या समय पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न करके या कई महत्वपूर्ण विभागों को इसके दायरे से बाहर रखकर इसे कमजोर करने की कोशिश करती हुई जरूर दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ आम नागरिकों ने अपने इस बेहद महत्वपूर्ण अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी संख्या में आरटीआई आवेदन दायर किया और जवाब न मिलने पर वे सूचना आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार करने के फैसलों को न्यायालयों में चुनौती दी गई और लगातार इस कानून की व्याख्या की जा रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पिछले 15 सालों में आरटीआई एक्ट के आने के बाद से भारतीय लोकतंत्र कितना बदला है। हाल फिलहाल में कई सूचना अधिकारियों ने ये लिखा कि जिस तरह से आरटीआई के तहत और ख़ासकर इस मामले पर जो फैसले दिए जाते हैं और तमाम इन फैसलों को हाई कोर्ट्स में चुनौतियां देकर उसे पलट दिया जाता है, उससे इस कानून का जो सदुपयोग है उस पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सूचना के अधिकार के सामने चुनौतियां अब आती जा रही हैं। वैसे केंद्र द्वारा सूचना आयोग पर अंकुश लगाने की भी कोशिशें कई बार होती रही हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस कानून में एक अहम संशोधन करते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल की सिफारिश अपने हाथों में ले ली और जिसके तहत केंद्रीय और राज्य दोनों आयोग के आयुक्तों का वेतन और कार्यकाल केंद्र सरकार अब तय करेगी। ये सूचना आयोग की आज़ादी को एक बड़ा धक्का था। वैसे केंद्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार कानून में किए जा रहे बदलाव के खिलाफ अभी तक आरटीआई कार्यकर्ता और विपक्षी दलों के नेता ही बोल रहे हैं, लेकिन अब इस बदलाव को रोकने की मांग कई पूर्व सूचना आयुक्तों ने भी की है। उधर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना को संबोधित करते हुए 15 मौजूदा और सेवानिवृत्त सूचना आयुक्तों ने एक पत्र लिखा। पत्र में सूचना आयुक्तों के आदेशों पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालयों की समस्या को सामने रखा गया और सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई कि समस्या को सुलझाया जाए। पत्र में सूचना आयुक्तों ने अनुरोध किया है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर विचार नहीं करने के लिए देश भर की अदालतों को निर्देश दिया जाए। जाहिर है कि कहीं न कहीं न्यायपालिका और सूचना आयोग में तालमेल की समस्या हो रही है या जुरिडिक्शन का भी मामला है जो दुविधा में डाल रही है। राजनीतिक हलकों से तो सूचना आयोग दो चार होता रहा है, लेकिन अब न्यायपालिका से भी दिक्कतें होने लगी हैं और ये गंभीर मसला है। राजनीति चंदे के विषय पर जिस तरह से राजनीतिक दलों ने तेवर सख्त किए थे वो क्या कोई भूल सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक फैसले में राजनीतिक दलों को खर्च और चंदे का ब्यौरा सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराने का आदेश दिया था और वहीं आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने की मांग की थी। केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हर किसी ने अपने मुताबिक तर्क देते हुए कहा कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, आरटीआई के प्रति नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि बीसीसीआई और आरटीआई के दायरे में आरटीआई के दायरे में लाकर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक अथॉरिटी की अवधारणा को साफ किया और अब तो ये कहा जा रहा है कि आरटीआई के दायरे में केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि सभी गैर सरकारी संगठनों को भी लिया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी कई संस्थाएं आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। सूचना का अधिकार आज भी एक मुहिम बना है। आरटीआई कार्यकर्ता सरकारी विभागों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जानकारी मांग रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे प्रशासन के निशाने पर भी आते रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई बार रंगदारी मांगने, अपहरण के प्रयास, SC/ST एक्ट के तहत उत्पीड़न, धमकी जैसे मामले भी दर्ज कराए जाते रहे हैं और उन्हें चुप कराया जाता है।
बिहार में तो फर्जी मुकदमों की जांच के लिए सरकार ने डीजीपी और गृह सचिव के नेतृत्व में 2010 में एक कमेटी बना दी थी। समिति को इन मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देशन दिया गया था, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। आज हम सूचना के अधिकार से जुड़े तमाम मसलों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में, और इसके लिए एक बेहद वरिष्ठ पैनल भी हमारे साथ होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जिसके तहत हमारे दर्शक ये समझ पाएंगे कि सूचना का अधिकार जब हमें मिला था तो वो ताकत किस तरह की ताकत थी, और उसके बाद जब उस ताकत को क्षीण करने के लिए, कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं वो किस तरह से आई, और आज किस तरह की चुनौतियाँ का हम सामना कर रहे हैं, चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं आरटीआई के अधिकार के तहत, और आखिर जो सूचना आयुक्त हैं उन लोगों की समस्याएं क्या होती हैं। देखिए रिपोर्ट। किसी सूचना को जनता से छिपाने का काम ब्रिटिश दौर से ही जारी था। ब्रिटिश शासन में 1923 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाया गया था। इस अधिनियम का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार किसी भी सूचना को छिपा ले जाती थी। आजादी के बाद भी ये एक्ट जारी रहा। सरकार एक्ट की धारा 5 और 6 के प्रावधानों का सहारा लेकर सूचनाएं छिपाती रही। इतिहास की बात करें तो 1975 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जनता को कुछ अधिकार हासिल हुए। 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण मामले में कोर्ट ने सरकारी नौकरशाही के सार्वजनिक कामों का ब्यौरा जनता को देने की व्यवस्था की। 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वादा किया, लेकिन वो इसे अमल में लाने से पहले ही गिर गयी। 1997 में इस दिशा में एक कदम आगे की पहल हुई। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने एचडी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने सूचना की स्वतंत्रता को लेकर एक ड्राफ्ट पेश किया। 2002 में वाजपेयी सरकार के दौरान सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया। जनवरी 2003 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। 2004 की यूपीए सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद ने पास किया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। सूचना न देने पर 2005 से 2016 के बीच 18 लाख से ज्यादा लोगों को सूचना आयोगों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके अलावा सीबीआई समेत कई संस्थाएं आरटीआई के दायरे में अभी भी नहीं हैं। वहीं गोपनीयता और निजता का हवाला देकर उन सूचनाओं को बाहर आने से रोका जाता है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यक्तिगत की निजता कतई भंग नहीं हुई। इसके लिए आरटीआई कानून को कुछ उपबंधों का अक्सर ढाल बनाते हैं। जाहिर है कि कुछ कमियां हैं जिसे दूर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब हम इस चर्चा की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ वजाहत हबीबुल्लाह साहब जुड़े हुए हैं जो कि देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, और हमारे साथ जस्टिस ईश्वर सहाय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, पूर्व जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। हमारे साथ शैलेश गांधी जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और आरटीआई एक्टिविस्ट खुद रहे हैं, और इस पूरे मामले में उन्होंने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। श्रीधर आचार्यलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हैं, और जी वेंकटेश राव हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी शैलेश गांधी जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 15 सूचना आयुक्तों ने चिट्ठी लिखी है, इसमें सिटिंग और रिटायर्ड सूचना आयुक्त शामिल हैं। एक बार ज़रूर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस चिट्ठी में क्या मांग किया गया है, और इस चिट्ठी में जिस तरह से हाई कोर्ट में आयुक्तों के आदेश पर स्टे लगा है उसमें उस पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले को कितनी गंभीरता से आप देखते हैं, और क्योंकि तमाम हाई कोर्ट्स ने इस तरह के कई मामलों पर स्टे दिए हैं, तो आखिर इसमें उम्मीद क्या है, क्या चाहते हैं तमाम ये सूचना आयुक्त, और ये आम लोगों के लिए कैसे, आम लोगों से पूरा मामला जुड़ा हुआ है? ये सबके लिए नहीं है। कई केसेस में ऐसा हो रहा है, रिट जुरिस्डिक्शन में ही हाईकोर्ट के पास जा सकते हैं, अपील में नहीं जा सकती है, कानून ने कहा है। संविधान का भी उसी तरफ इशारा है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये है। रिट को अपील को रिट बोल के लोग जा रहे हैं, और बहुत सारे जो अच्छे निर्णय हैं सूचना आयोगों के, उन पे रोक लगाई जा रही है। ये बंद होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि
रिट जुरिस्डिक्शन में अगर है, हमारी समझ नहीं है, तो कोर्ट बताए कि कैसे वो रिट जुरिस्डिक्शन में है। कारण के बिना कोई भी ऑर्डर बराबर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध जा रहे हैं। स्टे एक लाइन में या 2 लाइन में दिया जाता है, कोई कारण बताए बिना, कि कोर्ट ने ये तय किया कि नहीं कि रिट जुरिस्डिक्शन है। और 226(3) के तहत जब आदमी की सुनवाई के बिना कुछ उसके विरुद्ध ऑर्डर दिया जाता है, तो 15 दिन के अंदर उसका निपटारा होना चाहिए, जो भी नहीं हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कानून का पालन हो, ये देखा जाए, और हमें ये लग रहा है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ आचार्यलू साहब भी जुड़े हुए हैं, श्रीधर आचार्यलू पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं। हमारे साथ राव साहब बैठे हुए हैं, जी वेंकटेश राव, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। मिस्टर राव, इसमें ये जो पूरा मैं लेटर देख रही थी, तो इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें आर्टिकल 226(3) का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 226(3) का उल्लंघन है, ये कहा गया है। कैसे आप समझते हैं सर कि ये उल्लंघन हुआ है? अगर आरटीआई में कोई मामला लगा और सूचना आयुक्त ने कोई फैसला दिया, तो क्या उसको वाकई कोई चुनौती नहीं दी जा सकती? और हाईकोर्ट ने अगर उस पर कोई अलग डिसीजन दिया तो उल्लंघन कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, ये मतलब एक आप वन साइज फिट्स ऑल हर एक चीज़ के लिए आप उसमें नहीं कह सकते कि कहीं पे भी स्टे हो गया तो इसका मतलब ये उल्लंघन है। देखिए 226(3) क्या कहता है? वो कहता है आपकी 3 कंडीशंस पे यदि कोई उसके हाई कोर्ट के नीचे वाली कोर्ट यदि स्टे करती है, विदाउट जुरिस्डिक्शन हुआ, एक्सेस जुरिस्डिक्शन हुआ, या फिर प्रोसीजर जो है ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या प्रोसीजरल रूल्स वायलेट हुए, तो उसमें वो कोई भी अपनी एक याचिका डाल सकता है कि ये मेरे को स्टे दिया है, मिला है, या वो पार्टी प्रेजेंट भी ना हो, तो विदिन 2 वीक्स जो है हाई कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना है जी। वो जो लो उसके उस कोर्ट के नीचे के वाले, तो आप थोड़ा इसको बाय चांस हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे तो सिंगल जज के खिलाफ डिवीजन बेंच में भी ये शायद प्ली ले सकते हैं। तो ये मेन चीज है ना। हर एक मैटर में उल्लंघन किया ये नहीं कह सकते, क्योंकि हाई कोर्ट हैज द पावर टू review all these matters when they have been granted. Now only thing हमें ये कह सकते हैं कि देखिए जहाँ पे reasons नहीं दिया है किसी वजह से, उससे काफी जो है नुकसान पहुंचता है पार्टी को, जो इस चीज को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि बिना रीजंस के कोई भी हाईकोर्ट यदि स्टे करती है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑर्डर के असर, तो वो रीजंस या तो आप वो 2 हफ्ता उसमें भी अप्लाई कर लीजिए कि विदिन 2 वीक्स दे दीजिए, या फिर बिना रीजंस के ना दिया जाए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमारा एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हक है, और इसका उल्लंघन करने से हमारे सिटीजन को, आम आदमियों को तकलीफ पहुंचता है। जाहिर सी बात है जी। बिल्कुल, हमारे साथ जस्टिस ईश्वर सहाय भी है। जस्टिस ईश्वर सहाय, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जब ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऑफकोर्स अगर कहीं ये धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, क्या आपको लगता है सर कि ये जुरिस्डिक्शन का मामला है? क्योंकि अगर आरटीआई के अधिनियम की हम बात करें तो उसके धारा 23 में ये साफ कहा गया है कि अंतिम अपील का अधिकार सूचना आयोगों के पास ही है। ऐसे में हाईकोर्ट दखल कैसे दे सकता है? ये एक संशय की स्थिति बन रही है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हाईकोर्ट में जो कार्रवाई की जाती है जी, लेकिन नॉट बाय वे ऑफ अपील, ये तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ही होगी, लेकिन को कुछ रिट के राइट दिए गए और कुछ रिट में हाईकोर्ट में वो अपनी गुलबाज को रखते हैं और उस ऑर्डर को चैलेंज करते, तो इसी ऑर्डर के फायदा होने के बाद जी सिटीजन को जिसमें डायरेक्शन होने के देखिए यहाँ पर श्रीधर आचार्यलू, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये ज़रूर ये समझा जा सकता है कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हर एक मामले में इसको, जैसा कि कहा राव साहब ने भी, कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, जैसा कि जस्टिस सहाय ने भी बोला। लेकिन ये ज़रूर है कि एक एक मामले में यदि हम समझने की कोशिश करें तो जिस तरह के लैंडमार्क केसेस को डाला गया है इसमें, एक उदाहरण के तौर पर, इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन इसके पहले हमारे साथ वजाहत साहब जुड़े हुए। वजाहत साहब के पास चलती हूँ। वजाहत साहब, आप देश के पहले सूचना आयुक्त रहे हैं।
जो समस्या खड़ी हुई है आज की तारीख में मैं इसको देखूं तो 15 सूचना आयुक्तों ने CJI रमन्ना को ये खत लिखा है, ये शिकायत की है कि तमाम हाईकोर्ट सूचना आयुक्तों के आदेश पर रोक लगा रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरह से अधिकार जो क्षेत्र है उसमें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश हो रही है या इंट्रूजन हो रहा है। अब अपने अनुभव से सर, आपने एक लंबा अनुभव रखा है इस पूरे मामले में, बहुत सारे चुनौतियों को देखा है, किस तरह से देखते हैं आप इस समस्या को? ये एक कोई समस्या तो नहीं है जी। ये एक प्रोसीजरल मामला है और ये अच्छी बात है कि सूचना आयुक्तों ने जो आदरणीय हमारे मुख्य जस्टिस हैं उनको लिखा है, किंतु ये एक बात है समझ की और ओवरऑल जो कमी है वो न्यायालय और सूचना आयोगों के आपस में समझ जो है वो संपूर्णतया नहीं है और होनी चाहिए जी। ये अगर आप कहें समस्या तो समस्या यही है। जो आयुक्त हैं हाँ वो भी एक प्रकार के न्यायाधीश हैं जी, न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो तो है ही न्यायाधीश। बिल्कुल जी। तो ये विचार होना चाहिए कि दोनों मिल के न्याय के अलग अलग अंगों का स्थापना कर रहे हैं। जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड। जी बिल्कुल। हाँ। और ये काम जो है मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनके आपस में समझौते से ही ये पैदा हो सकता है। फिर बाकी जो आयुक्त हैं और न्यायाधीश हैं उनमें भी ये फॉलो हो सकता है। तो ये एक रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्ट्स एंड द कमिशंस, बेसिकली मेरे विचार में ये समस्या है, अगर समस्या इसको कहें। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल आज के सूचना आयुक्तों को है, एक बड़ी एक तरह से उनके लिए अड़चन आ रही है, वो ये है कि उनकी बातों को नहीं समझा जा रहा है या उनके फैसलों को शायद नहीं समझा जा रहा है। श्रीधर आचार्यलू जो है वो इस पर अपनी टिप्पणी देना चाह रहे थे। जो लैंडमार्क केसेस आप लोगों ने रखे हैं अपनी चिट्ठी में आचार्यलू साहब, किस तरह की बात उसमें कही गई है और क्या आपको ऐसा लग रहा है वाकई कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इसमें किस तरह का होना चाहिए और क्या अब तक रहा है? Hello? जी। Is this question to me? Okay. Yes, Mr. Acharyu, it's for you. So you are asking me about The cases Supreme which Court, you have referred, can you yeah, please and- repeat your question? Sir, I want to know that in this letter, you all have invoked certain landmark case precedents. Tell us about that and what has been stand of Supreme Court in regard of information commissions. Commissioners. Initially, the Supreme Court thought that Information Commission is a court-like institution and only law officers, law-knowing persons should be appointed. Okay. In the first petition. But then its decision was beyond the Information Act. Then on a review it has to reverse it. But while reversing, the reasoning of the first judgment was correct. जी. But conclusion was wrong. Whereas in the second judgment, reasoning was not correct and conclusion was correct. That is the dilemma. So they don't they have not given any proper recognition to the Information Commission. They say it is neither an administrative office nor a quasi-judicial body. So there is a lot of confusion because of that. Then forgetting about that, there is a judgment in 2019 which Yes. talks about the scope of right to information, wherein the Supreme Court has given the commentary on each and every section. So that was the situation. But the issue before the Information Commissioners that we faced when we were in the commission, and even now we are facing this. When Information Commission gives a disclosure order, जी. the government or public authority will knock the doors of justice in High Court or Supreme Court.
In fact, there is no third appeal provided under Constitution, under the Right to Information Act. There is no third appeal. The Information Commission's order should be considered as final unless there is a jurisdictional error. Suppose the Information Commission gives 50,000 fine. हाँ, It is not provided by law. Such an issue can be taken. Suppose the Information Commission exceeded the authority given by the law, it can be challenged in a writ petition, in a review before the court, but there is no third appeal. Third appeal means, suppose Information Commission imposed a penalty and you want to challenge the penalty. There is no way you can do that. But what is happening? The general judicial review power of the constitutional courts is being invoked by the government and public authorities to question the judgment and, in a kind of third appeal, which is not provided. That is the whole issue. And the court gives a stay, that's all. After stay, it is held up for years, 5 years, 6 years, 7 years. That is the problem, major problem. So before granting stay, the High Court should understand that the Information Commission is an autonomous body supposed to give independent decisions. Unless there is illegality, they can't interfere. This line is missing, this kind of thin line between third appeal and writ petition. Third appeal not allowed, writ petition is possible. This line of difference is not being adhered to. That is the cause of worry. जस्टिस ईश्वर सहाय, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? जो जिस तरह से चालू साहब ने बोला कि जो थिन लाइन है कि जुडिक्शन किधर बनता है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है बार बार हाई कोर्ट की तरफ से, और एक तरह से कहा जाए कि फेंस अपने अपने फेंस में लोग नहीं रह के एक दूसरे के फेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे सर, कोई रिएक्शन? देखिए, एक सिस्टम बना हुआ जैसे सर, सूचना आयोग की कोर्ट भी कोर्ट है। अपने यहाँ जो सिस्टम है उसमें किसी भी ऑर्डर की फाइनलिटी जब तक उसकी अपील और रिवीजन ना होगा तब तक नहीं मानेंगे। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख लें, वहाँ किसी को फांसी होती है तो दैट इज नॉट फाइन, वो अपने अधिकारों को लड़ता है लास्ट कोर्ट। इसी तरह से सूचना आयोग की कोर्ट से जो भी फैसला होता है, आदेश होता है, उस आदेश का फिलहाल या उसका इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब वो फाइनलिटी अटेंड करे। और इस फाइनलिटी अटेंड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स दी गई है, उसमें रिट भी शामिल है। लिखा है अपने यहाँ कि मुख्य सूचना आयोग का आदेश जो है वो बाइंडिंग होगा, लेकिन एग्रीव्ड पार्टी को फिर भी जिस जुरिडिक्शन दिया गया है उस जुरिडिक्शन का राइट कर नहीं हो अभी तक। तो वो उस जुरिडिक्शन में अगर हाईकोर्ट जाता है तो वो गलत नहीं है जी, बिल्कुल उसका प्रोसीजरल राइट है। तो उसके बाद हाईकोर्ट का, और अब रही के हाईकोर्ट में देर क्या होती है, तो इसके लिए परिस्थितियां हैं उनको विचार करना जी। बिल्कुल, परिस्थिति ये है कि सारे हाईकोर्ट में 40% वैकेंसी है, 60% स्ट्रेंथ पे हाईकोर्ट काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल जी, और ये पेंडेंसी इसी वजह से है, और ये कंसर्न हमेशा रहा है तमाम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कई बार इस तरह के मामले उठाए हैं। अलग अलग तमाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये मामले उठाए हैं, और जाहिर सी बात है कि अलग तनाव है जिसमें ज़रूरी है कि इन जगहों को भरा जाए। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा जो एक तरह से मसला उठ गया है कि कौन कैसे अपने अपने दायरे में रहे, पहला। दूसरा ये कि जिस ख्वाब के साथ ये आरटीआई का पूरा मामला शुरू हुआ था, आरटीआई का अधिकार का पूरा एक तरह से दिया गया था, वो अब कहीं ना कहीं उन्हीं सूचना आयुक्तों की जो कि एक ताकत बन रहे थे आम आदमियों के लिए, उनके अधिकार क्षेत्र में तमाम या सरकार की तरफ से या अदालतों के इस पेचो-खम की वजह से कहीं ना कहीं उसमें एक लगाम लग रहा है। शैलेश गांधी जी, एक और बड़ा मसला इसी से जुड़ा हुआ कि जब सूचना आयुक्त को आपको ताकतवर रखना है तो जाहिर सी बात है कि उसके फैसले को ताकत देनी होगी। दूसरा, अब जब केंद्र सरकार ने एक अहम संशोधन किया और सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन और कार्यकाल की सिफारिशों को भी अपने हाथ में लेने की एक तरह से कोशिश कर ली गई है, जिसके तहत केंद्रीय और राज्य दोनों आयोग के आयुक्तों का वेतन और कार्यकाल अब केंद्र सरकार ही तय करेगी। ये सरकार की तरफ से कोशिश है। ये सूचना आयोग की आज़ादी के लिए आप समझते हैं कि सूचना आयोग के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, और इससे भी सूचना आयुक्तों के कार्य जो है वो प्रभावित होंगे,
और कहीं ना कहीं ये उनके अधिकार क्षेत्र में एक तरह से हमला है सरकार का। बात तो सही है, और बड़े विचित्रता ये है कि जो पहला बिल था जो पार्लियामेंट में रखा गया आरटीआई का सितंबर 2004 में, उसमें कमिश्नर्स के होते कम थे, कानून में नहीं दिए थे। पार्लियामेंट की कमेटी बिठाई गई जिसमें 8 या 9 आज की जो सरकार है उसके मेंबर्स थे, आज के अपने प्रेसिडेंट भी उसमें मेंबर थे जी। उन्होंने कहा कि इसको कानून में होद्दा देना चाहिए, और उसी चीज को जब सरकार आई तो उन्होंने बदल दिया। ये बड़े खेद की बात है। मगर इसके आगे भी मैं आपको बताऊं, जो पूरी थोड़ी चर्चा हुई इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। कानून सबसे सर्वोपरि है, ये मामले बैठ के मिल के बात करने वाले नहीं है जी। कानून और संविधान सबसे ऊपर है। अब जज हो, प्रधान हो, प्रेसिडेंट हो इस देश के जी। और कानून ने कहा है कि अपील आगे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये कोई बताए मुझे। कोई भी जज या कोई बताए कि मतलब क्या निकलता है। और जो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की बात कर रहे थे, लैंडमार्क जजमेंट, हरि विष्णु कामत में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि गलत निर्णय भी आप नहीं ठीक कर सकते हैं रिट के अंदर जी। तो ये रिट गलत तरह से लगाया गया है और इसका कोई कारण नहीं दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसके कारण जनता के मौलिक अधिकारों पे हनन हो रहा है जी बिल्कुल। और अगर ये हमने टॉलरेट किया तो कल को पॉपुलेशन को अब टीवी पे भी वो लग सकता है जी, स्पीड पे भी लग सकता है। और इसीलिए हमने बहस भी रखी है शैलेश गांधी जी कि जरूरी है कि आरटीआई का जो हक एक आम आदमी का को दिया गया हक है और सूचना आयुक्त उसका एक माध्यम बनते थे उनकी आवाज को एक न्यायिक प्रक्रिया में लाने के लिए। हमारे साथ वजाहत साहब जुड़े हुए। वजाहत साहब भी इस पर पूरे मामले पर कुछ कहना चाहते थे। वजाहत साहब, इसके पहले कि आपने अपनी प्रतिक्रिया दें, मैं ये सवाल आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी कि जिस तरह से आरटीआई और सूचना के अधिकार पर ये जद्दोजहद चल रही है, कानून में संशोधन करके बंदिशें लगाई जा रही है, लगाने की कोशिश हो रही है, कानून में संशोधन के तहत केंद्रीय और राज्य दोनों आयोग के आयुक्तों का वेतन और कार्यकाल जो है वह केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये और हम एक तरफ एक हाथ से आज़ादी देकर दूसरे हाथ से इसको हम जो सरकारें हैं वो अपने दायरे में रखने की कोशिश कर रही हैं? ये अधिनियम ऐसा है जी कि इससे बहस होने की आवश्यकता है और आप समझ सकते हैं कि बहस करना, प्रश्न उत्तर और जो पारदर्शिता है ये हमारी एक पुरानी परंपरा है जो नालंदा विश्वविद्यालय होता था, इसके बारे में आप सब जानते हैं। उसमें एक विशेष जगह तय की गई थी जहां शिष्य और गुरु बैठ के बहस करते थे। गुरु का मतलब ये नहीं कि सिर्फ केवल सिखाना, इसका मतलब समझाना। समझाने की आवश्यकता जो है उसका मतलब है बहस करना, पूछना, प्रश्न उठाना। केवल क्योंकि मैंने ये का बात कह दी तो उठा दी। तो अधिनियम ये जो अधिनियम है हमारे परंपरा के मुताबिक है और इससे बहस अवश्य होना चाहिए। किंतु जो आपके प्रश्न का दूसरा अंग है कि संशोधन ऐसा किया जा रहा है जिससे अधिनियम कमज़ोर हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि ऐसा हुआ है। हमने स्वयं, न केवल मैंने लेकिन जितने भी सूचना आयुक्त थे, हमने अपील किया था सरकार से कि ऐसा ना करें। उन्होंने जो सूचना आयोग है और जो सूचना आयुक्त हैं उनकी हैसियत घटा दी है और उनके जो जिस प्रकार का उनकी नियुक्ति होती है उसको कमज़ोर कर दिया गया है, जिसके नतीजे में वो सरकार के कंट्रोल में आ सकते हैं। जी। ये अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिसमें सरकार ये कह सके या आयोग ये कह सके कि हमें बुली करके हमसे जबरन कोई सूचना निकाली गई। किंतु ये पाया जाता है कि आयोग शायद उतने प्रश्न नहीं उठाते हैं
जितने उठाने चाहिए, किंतु इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी। यह बात जो है ये पब्लिक के सामने है, पब्लिक में इसकी बहस है। पब्लिक, और मैंने कई बार ये कहा है कि एक लोकतंत्र में, क्योंकि शब्द है लोकतंत्र, तो लोक का क्या मतलब? पब्लिक। जी बिल्कुल। पब्लिक की ही सरकार है। हाँ जो संसद है वो केवल नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बिल्कुल जी। और किंतु सांसद जो है, हाँ। संसद में जो बैठते हैं, हाँ। किंतु राज वास्तविक रूप में किसका है? जी जनता का, जी बिल्कुल। लोकतंत्र। जी बिल्कुल। लेकिन राव साहब, जैसा कि वजाहत साहब भी कह रहे हैं कि बहुत स्पष्ट तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये कोशिश जरूर है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि यही कोशिश है? जिस तरह से बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाकर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक अथॉरिटी की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको साफ किया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसका बड़ा विरोध किया है जब वो उनका कहना है कि नहीं, ये हम आरटीआई के दायरे में क्यों आए, हम गैर सरकारी संगठन है। पीएम केयर्स और स्टॉक एक्सचेंज का मामला अलग से है। तो आपको क्या लगता है कि ये आखिर सरकार की जो कोशिश है वो आरटीआई को मजबूत करने की है कि कमज़ोर करने की है? इसके अलावा जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपस में जो ये एक दूसरे से एक तरह से क्रॉस फायरिंग चल रही है, इसको किस तरह से देखा जाना? देखिए, इसमें क्या है कि जब भी कोई भी सरकार आती है तो सरकार की कोशिश यह रहती है कि सब कुछ हमारे अंदर, हम उनका सबका नियंत्रण करें। हमारे को जनता ने चुनाव करके हमको यहाँ पे बिठाया है, तो ये अब तो जैसे वजीर हबीबुल्लाह ने कहा कि ये लोकतंत्र है और इसमें जो है तो ये सब लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सदस्य सब, तो ये लोग तो कोशिश होती है, ये हर एक सरकार की कोशिश होती है। इसमें जो है जैसे पीपल्स मूवमेंट, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया, फंडामेंटल राइट बना दिया, ये लोगों की मूवमेंट से बनी। सिमिलरली ये आपके इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये भी लोगों के ही ताकत और उनकी बात से बनी है। तो इसमें जो सरकार जरूर इसको भी अपने नियंत्रण में ले, सवाल ना पूछे, हमारी चीजें बाहर ना निकले, ये सब इनके दिमाग में रहता है हर सरकार के। हम इसको सिर्फ एक के बारे में नहीं कह सकते, बिल्कुल सबके बारे में। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, अभी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एक कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बने हुए हैं, इनकी रिट ज्यूरिसडिक्शन हम नहीं ले सकते हैं। मगर यदि हमें ये आता है दिल में कि कई बारी जो इंफॉर्मेशन कमीशन का डिसीजन है उसको लाइटली लेके एक स्टे ऑर्डर देके उसको वहीं पे, मतलब लोगों का जो हक है उसमें जो उसका उल्लंघन हो रहा है इस तरीके से, उसमें हमारी बात आती है। इसमें जरूर देखने लायक चीज है। मगर यदि आप मेरे से पूछते हैं कि सरकार को इसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए इंफॉर्मेशन में, कतई नहीं, वो कोर्ट्स की तरफ रहना चाहिए, उनका कंट्रोल रहना चाहिए। और यदि इसको हम हाई कोर्ट की लेवल देंगे वो तो नहीं हो पाएगा कि किसी चीज, कोई भी ट्राइब्यूनल हुआ, कुछ भी हुआ, हम लोग उसको हाई कोर्ट के अंदर ही देते। तो एक तरीके से जो हाई कोर्ट के दृष्टिकोण है सेंट्रल इंफॉर्मेशन करी, उसको बदलना चाहिए। उसको थोड़ा सा, यदि उसमें कोई ऐसी बात आ गई है जो हाँ उनका ध्यान जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत, उसको खत्म करने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट के से बजाय कोर्ट्स को इंटरनल सिंक की जरूरत, ये कोर्ट्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हक हैं। सरकार कभी भी, आपको अभी श्रीधराचार्य जी ने एक किताब लिखी, यूज एंड मिस यूज ऑफ आरटीआई, तो आपका मिस यूज भी आरटीआई में हो रहा है। मैं उस किताब बुक रिलीज में मैं प्रेजेंट मैं उस पर भी बात करूंगी और उसका कैसे समाधान निकाला जाए। आज हम बात कर रहे हैं सूचना के जो हमारे अधिकार हैं उसको किस तरह से राजनीतिक गलियारे में उसको समेटने की कोशिश चल रही है, और साथ ही सूचना आयुक्तों के पर कतर कर किस तरह से सरकारें उन पर भी अपना लगाम लगाना चाहती हैं, ये भी बात हो रही है। और एक जो मामला चल रहा है कि आखिर सूचना आयुक्तों ने जो फैसले दिए हैं उस पर हाई कोर्ट्स ने अलग अलग कई बार इस तरह से हुआ है कि उसको बदल दिया गया या उस पर रोक लगा दी गई। उससे क्या सूचना आयुक्तों के जिसको कहा जाए उत्साह पर भी और इस पूरे का जो एक तरह से एक चेन है उसमें कहीं ना कहीं कोई टूट आ रही है। इन सब चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे एक आदर्श स्थिति में पहुंचा जाए, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं।
ब्रेक के पहले बात हो रही थी आरटीआई के अधिकार के यूज और मिसयूज की। तो सबसे पहले वजाहत हबीबुल्लाह साहब के पास ही चलूँगी। और वजाहत साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले सूचना आयुक्त रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में भी सूचना आयुक्तों का या जो उनके अधिकारियों पर तरह तरह के अंकुश लगाए जाते रहे या काम में अड़चने आई थी वजाहत साहब? जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो फाइल नोटिंग्स पर सरकार जो अपना सरकार ने जो के सामने आपने सख्त स्टैंड लिया था, मुझे याद है। और ये जो बात थी वो जाहिर सी बात है कि दूसरे सूचना आयुक्तों के लिए भी एक सीख है। किस तरह से सर वो सारा मामला हुआ था, वो ज़रूर आपके साथ आप हमारे साथ शेयर करें। उसके बाद मैं चार्लू साहब के पास भी जाऊंगी और जो उन्होंने किताब लिखी है उसके कुछ खास पॉइंट्स पर ज़रूर बात करूंगी। वजाहत साहब। लगाना वगैरह ऐसी कोई बात ना मेरे विचार में कब तब थी ना आज है, किंतु कुछ फ़र्क हुआ है जो मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगा। किंतु हमारे समय में अगर कोई डिसिप्लिन की बात थी तो वो हमारी अंदरूनी बात थी। हम जो आयुक्त थे, हाँ। हर हफ्ते एक दफ़ा सब मिल के बात करते थे कि क्या क्या तरीक़ा अपनाने की आवश्यकता है, क्या क्या प्रोसेस अपनाने की आवश्यकता है। उस समय तो कंप्यूटराइजेशन का की बड़ी समस्या थी और उस समय ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समस्या थी। ये समस्याएं आपस में बहस करने के बाद और काफ़ी डिसएग्रीमेंट करने के बाद, क्योंकि इसमें ये बात नहीं थी कि सब ने एग्री किया कि आपने जो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं थी, तो ये स्थापित होता था। आयोग के बाहर से कोई अंकुश लगाने की कोशिश करे या मंत्रालय से या सरकार से, ऐसी कोशिश किसी ने कभी की नहीं और ना ही हम किसी की बात मानते, क्योंकि जैसे आप ने देखा है कि अधिनियम ऐसा है कि वो पूरी तरह से आयुक्त को स्वतंत्र एक आयोग बनाता है जी। तो रही बात फाइल नोटिंग की, हाँ, इसमें सरकार का जो इंटरप्रिटेशन था और हमारा इंटरप्रिटेशन जो था उसमें फ़र्क था। किंतु हम क्योंकि सूचना आयुक्त थे और हम क्योंकि सूचना आयोग थे, जाहिर है कि हमारी जो राय थी वही और कानून के मुताबिक भी वही सुपीरियर थी, बिल्कुल, और वही रहनी थी। जी। कुछ समय के लिए हाँ। सरकार ने इसको रेजिस्ट किया कि वो इरादा नहीं था, जी। तो हमने कहा कि भाई इरादा क्या था, हाँ। वो आप जाने, हाँ। लेकिन अधिनियम में आया क्या है वो देखने जी की बात बिल्कुल। है। और उसमें मैंने रूलिंग दी, जी किंतु जो डीओपीटी था, हाँ। उन्होंने अपने वेबसाइट पे हाँ। फिर भी हाँ। ये कहा कि ये फाइल नोटिंग इसमें नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो और हमने उनको नोटिस दिया। जी, और मुझे याद है कि और किस तरह से ये एक तरह से माइलस्टोन साबित हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी जस्टिस ईश्वर सहाय जी की, जैसा कि हबीबुल्लाह साहब ने भी बोला कि इंटरनल सिंकिंग ज़्यादा ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाए, एक पेज पे सभी लोग आ जाएं। उसी तरह से क्या आपको लगता है सर कि जो एक बात उठी है, जैसा शैलेश गांधी जी ने बताया, चार्लू ने भी बताया कि जो हाई कोर्ट है भले ही कुछ खास मामलों पे ही, लेकिन वहाँ पे भी ज़रूरत है कि सूचना आयोग और हाई कोर्ट्स के बीच भी एक तालमेल की ज़रूरत है। आप ऐसा समझते हैं सर? किसी हालत को होता है, सर ठीक है, आपने अपना ऑर्डर किया, उसके बाद आपका काम करो, वो कितना सही कितना गलत है, ये एग्री पार्टी को उस पार्टी का जो है वो जी चाहिए, हाँ और दूसरी पार्टी उसका जवाब दिया, उसके बाद से जी बराबर क्या मंथन का परिणाम है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। और जी बिल्कुल जी बहुत हद तक ये एक एक मामले पर ही डिपेंड करता है। लेकिन शैलेश गांधी, जिस तरह से आरटीआई आज की तारीख में एक मुहिम है, इसमें कोई शक नहीं,
मैं ये समझती हूँ कि आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ को आम लोगों को सरकारों ने दिया है या अदालत ने दिया है तो शायद पीआईएल के बाद ये आरटीआई का ही अधिकार था। लेकिन जिस तरह से ये भी तय बात है, जैसे राव साहब ने भी कहा, वो किताब भी मैं देख रही हूँ राव साहब के हाथ में है जिसमें आरटीआई यूज एंड अब्यूज़ लिखा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऐसी खबरें भी देखी, हमारे चैनल ने भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट की जिसमें जो आरटीआई के कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ रंगदारी मांगने, अपहरण के प्रयास, SC/ST एक्ट के तहत उत्पीड़न, धमकी जैसे मामले दर्ज कराए गए। और साथ ही ऐसे भी मामले हुए जहां पर आरटीआई कार्यकर्ताओं को चुप कराया गया और यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी गई। ये जो पूरा मामला है कि यूज और अब्यूज का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, अभी तक हम इस तरह के बड़े अधिकार के लिए तैयार नहीं थे और ये एक रास्ता देता है सरकार को, राजनीतिक दलों को इस पूरे अधिकार पर कब्जा जमाने का या इस पर लगाम लगाने का? पहले तो मेरी आपत्ति है, किसी ने दिया नहीं हमें जी। या हम इस देश के राजा हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है लोकशाही जी। मतलब लोगों के शहंशाह और बेगम हम हैं। तो ये हमारा अधिकार था, सरकार हमारी है, सरकार में हर पेपर जो है वो हमारा है जी। अभी मिसयूज की जो बात आपने की, हाँ, जरा गौर से सोचिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ, कुछ न्यूज़पेपर मीडिया वाले ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई नहीं करता है, मगर इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। बोलने का अधिकार से मैं किसी पे लांछन लगा सकता हूँ, किसी पे आक्षेप कर सकता हूँ, या पब्लिशिंग में भी वो कर सकता हूँ। उसके अधिकार में मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ रिकॉर्ड पे जो है वो सूचना दे सकता हूँ। अगर रिकॉर्ड पे कुछ गलत हुआ है तो उसकी सूचना लेके फिर आदमी कुछ करे, वो अलग बात है। मगर ये बड़ा खतरनाक मामला है। ये कहना कि लोग मिसयूज कर रहे हैं, ये करके लेजिटिमाइज किया जा रहा है कि लोग अटैक करें आरटीआई वालों पे, उनको मारे, क्योंकि वो तो गलत काम कर रहे हैं। ये बात मीडिया के लिए नहीं हुई, ये बात नागरिकों के लिए नहीं हुई है। मेरी बहुत बड़ी आपत्ति है ये मिसयूज ऑफ आरटीआई के। अरे ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार मिसयूज होता है, ये कहना भी गलत है मेरे हिसाब से। तो जी, मेरा सवाल ये है सर कि एक बात आई कि आरटीआई का यूज तो हो रहा है, जैसा कि शैलेश गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसा अधिकार है जिससे आम लोग 130 करोड़ जनता शक्तिशाली बनी है, यूज हो रहा है, पर अब्यूज की बात नहीं कही जा सकती। कुछ खास लोग भले ही कुछ अलग करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अब्यूज हो रहा है। पर आपने किताब लिखी है यूज अब्यूज पर, क्या आपको लगता है कि वाकई हम अभी उतने तैयार नहीं है आरटीआई जैसे अधिकारों के लिए और इसका दुरुपयोग तो हो रहा है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो शैलेश गांधी जी बोले वो बहुत सही बात है कि अब्यूज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है हम राइट को रिड्यूस करें, लिमिट करें और निकाल दे। ये तो ऐसी बात तो नहीं है ना। जब कोई अधिकार का दुरुपयोग करता है तो इसको सामना करने के लिए, इसको संभालने के लिए, टैकल करने के लिए तो आपके पास अधिकार है ना, आपके पास पावर है ना, वो तो करो और ले लो। अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसको अरेस्ट करो। कौन मना कर रहे हैं? ब्लैकमेल करे तो अरेस्ट करो। अच्छा, ब्लैकमेल का मतलब क्या है? एक बार सोचिए आप, कोई गलत काम किया, उसकी सूचना अगर बाहर निकले तो उनको हानि पहुंचेंगी, उनकी मानहानि होगी। तो इसके लिए वो ये चाहता है वो साइलेंट रहे, वो बात को बाहर नहीं लाए। दैट इज हिज इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट। वो वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक वो पैसे देने चाहता है, वो ब्लैकमेल है ना जी, ब्लैकमेल है। हम ये आरटीआई मिसयूज बोल के हम क्या कर रहे हैं? ब्लैकमेल उसको एनकरेज कर रहे हैं। क्या करेंगे? क्या नहीं, श्रीधर चार्लो, मैंने जब ये सवाल पूछा है तो इसके पीछे मैं उस पे नहीं जा रही हूँ कि ब्लैकमेलिंग हो रही है कि नहीं। मेरा सवाल इस पे, मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ सर। जब आरटीआई एक्ट के तहत पीएम ऑफिस से भी आजकल तरह तरह के सवाल पूछे गए। जब से नई सरकार आई, मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी जब से पीएम बने हैं, वहां पर अजीबोगरीब सवाल पूछे गए। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे मोदी के ऑफिस में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, पीएमओ को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, मोदी को पीएमओ की ओर से कौन सा मोबाइल दिया गया है और उसका नंबर क्या है। पीएमओ इनमें से कुछ सवालों का जवाब दे भी रहा है, लेकिन ऐसी जानकारी वाले जो मामले हैं
ये क्या आपको लगता है कि ये आरटीआई का जो एक ऐसा बड़ा अधिकार, ऐसी बड़ी ताकत, ऐसी बड़ी तलवार हम लोगों को मिली है जिससे हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, उसका माहौल सा नहीं बन रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसका परसेंटेज क्या है? हाँ, मिसयूज नहीं होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ वो बात पे। ऐसे यूजलेस सवाल नहीं पूछना, इरेलेवेंट सवाल नहीं पूछना, टाइम वेस्ट मत करना, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन ये कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज है, कोई स्टडी करे क्या? मैं अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ये मिसयूज है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट इसका परसेंटेज कम है। एंड वी कैन टैकल द मिसयूज। 1, PIO can reject it. 2, commission will reject it. Yes. 3, it will go to court. Court can also take action against it. If anybody misusing, take action, arrest him and put him behind bars. I have no problem. But don't say that because of abuse we will limit the right to limitation, my right to information. That is my point. And I will also tell you another thing. When public information officer misuses exception clauses and rejects information which should have been given, that's a serious misuse. In fact, I have dealt with 2 kinds of misuse. Misuse by people, misuse by PIOs, misuse by authority. ये हमारा 15 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने एक मेमोरेंडम दिया ना चीफ जस्टिस को। मतलब क्या है? रिट पिटिशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पावर टू फाइल रिट पिटिशन इज बीइंग मिसयूज्ड टू स्टॉप द इंफॉर्मेशन। उसके बारे में कौन बोलेंगे? बिल्कुल, क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है कि एक बहुत अहम इशू है, तभी हमने ये सारा बहस सबके सामने रखा भी है। राव साहब, ये जो हम लोगों ने देखा कि यूज और मिसयूज की बात अलग है, लेकिन जैसा कि शैलेश गांधी जी ने भी कहा, श्रीधर भी बता रहे हैं, और जैसा जस्टिस सहाय ने भी बोला और हबीबुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि सभी का ये मानना है कि ये एक ताकत तो ऐसी है जो कि आम लोगों के पास होनी चाहिए। जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं उसके आधार पर इस तरह की बातें जो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में इन तमाम उनको अगर विवादों को देखा जाए तो आखिर बीच का जो राह है, बीच का जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए? कैसे हम इस तमाम समस्याओं से ऊपर जा सकते? देखिए, पहले अभी जो मुद्दा सामने बिल्कुल है, ये अब्यूज तो हमने उसमें एक पहलू देखा है, मगर जो मेन सामने मुद्दा है, क्या रिट ज्यूरिसडिक्शन में जो इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर्स या दिए गए हैं उस पर रोक लगाए जाए और उसमें बिना उन रीजंस दिए रोक लगाया जाए। क्या वो उस रोक को वो चलते रहना चाहिए? क्या हाई कोर्ट को उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके अच्छी तरह से परख करके देखना चाहिए, या मतलब एक लाइटली लेके उसमें ऑर्डर्स पास करना? ये पहला मुद्दा है। इन्होंने जो 15 लोगों ने ये लिखा है कि जो इंटरफियरेंस एक तरीके से देख लिया जाए, वो नहीं होना। उस बात पे जो है मैं इंसिडेंटली बोला कि कई बारी क्योंकि हाई कोर्ट भी अपना एक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, वो भी अपना दिमाग लगा के देखते हैं, और इसमें हर एक चीज में सिंपल सा एक फ्रिवलेस टाइप का भी होता है मिसयूज, एक दूसरे टाइप का भी मिसयूज हो सकता है जो हाई कोर्ट एग्जामिन करने के लिए उनके पास पावर है। बट तो गिवन दैट सिचुएशन हमारा ये है कि जो इनका मेन ग्रीवेंस 15 लोगों ने जो लिखा है ये जाहिज है। इस पे सोच विचार जरूर होना चाहिए, और कोई ऐसा स्टे होता है जिसके ना बिना वजह हो या किसी और तरीके से रिट पिटीशन फाइल करके जो रोक लगा इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है, उसको बिल्कुल गांधी साहब काबू लाना चाहिए, और उसके ऊपर जो है फोकस हमारा रहना चाहिए। इस पे कोई दो राय बिल्कुल है नहीं, वो बहुत अच्छी मुद्दा है, सही तरह से लिया गया। शैलेश गांधी जी, हम अपने बहस के इस अंतिम दौर पे हैं, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो आपका जो विजन है खासकर सूचना आयोग को और बेहतर तरीके से काम करने लायक आखिर कैसे बनाया जाए, आपकी क्या सोच है इस पर? मेरे हिसाब से कानून और संविधान को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी बहस ये होती है कि ये अच्छा है वो बुरा है, मेरे हिसाब से वो चर्चा होती नहीं है। चर्चा ये होनी चाहिए कि कानून क्या कहता है, और लेकिन जी 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 बिना कारण के दिए जा रहे हैं, कोई कारण नहीं दिया जा रहा है कि कैसे वो रिट में आता है। हम तो इतना ही कह रहे हैं
कि रिट में कैसे आता है वो कोर्ट तय करे, कोर्ट के अधिकार है, कोर्ट ही तय करे। अगर वो कहे कि ये रिट में आता है इस कारणों से और 226(3) का पालन नहीं हो रहा है, वो भी बताएं कि क्यों आप कानून का और संविधान का पालन करने को ही कह रहे हैं, हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार के जो कमिश्नर्स हैं वो सच्चे हैं, ऐसी बात ही नहीं है। हाईकोर्ट के अधिकार है, बट वो अधिकार में रह के काम किया जाए। जी बिल्कुल। जस्टिस ईश्वर सहाय, आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि आखिर हम ये जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए एक अगर अच्छी कोशिश करनी हो तो क्या होनी चाहिए? देखिए मैडम, ये विवाद दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही निबट सकती है। कोई आदमी अपनी रिट फाइल करता है हाईकोर्ट में, उस समय वो अकेला होता है, अपोनेंट वहां नहीं होता। और क्योंकि कोर्ट को जो रीजन पिटीशन में लिखे गए हैं उनको देखते हुए लगता है कि इस आर्डर को अभी स्टे किया जाए, तो वो इसीलिए एक ही लाइन का ऑर्डर लिखते हैं अभी स्टे किया, क्योंकि फाइंडिंग को दे नहीं सकते उसकी तरफ। फाइंडिंग तो जब दोनों पार्टी को सुन लिया जाएगा उसके बाद ही आएगा। जरूरत इस बात की है कि क्या होता है, एक जनरल टेंडेंसी के पोल की बता दूं आपको, एक पार्टी केस को घसीटना चाहती है, लंबा खींचना चाहती है, और एक पार्टी जल्दी करना चाहती है हमारा डिस्पोजल जल्दी से हो जाए। तो जो पिटिशनर होता है, चाहे वो आपके यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ कहीं भी हो, वो पिटिशनर को जल्दी होती है हमारा केस जल्दी निपट जाए, अपोनेंट साइड जो उसको देर करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा टाइम तो मतलब दोनों पार्टी को सुन के ऑर्डर आने में लगता है, वो समय लगेगा। केस की फाइनल हियरिंग जिस दिन आती है उस दिन ही डिसाइड हो जाता है पूरा। लेकिन फिर भी ये राइट पार्टी का है कि हमारे सामने हुआ, ये आर्डर जो ट्रायल कोर्ट ने दिया है या नीचे अपील कर रही आदेश दिया गया वो गलत हुआ, और उसको अपने ग्राउंड कहने का राइट है। ये रिट पिटीशन के राइट को बिल्कुल या अपील के राइट को रोका नहीं जाता। जी बिल्कुल, ये फंडामेंटल राइट है आपकी का, ये संविधान ने ही दिया है। सुने जाने का अधिकार हर चीज के डिसाइड करने के लिए अपोजिट पार्टी को सुने जाने का अधिकार है, और उसके जरिए हो ही। जी बिल्कुल। और सवाल जी बिल्कुल। और हबीबुल्ला साहब हमारे साथ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं, तो एक तरह से संस्था की नींव हबीबुल्ला साहब आपने रखी थी। एक विजन आपका भी था जो आप बातचीत के दौरान शेयर भी कर रहे थे। आज सूचना आयोग जहां खड़ा है, आप उसमें क्या कमियां देखते हैं और कैसे उसका सुधार किया जाए? सूचना आयुक्त जो है ये पूरी तरह से स्थापित हो गए हैं। ये हमारे प्रशासन के या ये हमारे न्यायालयों के एक अंग बन चुके हैं। इनके बिना न समाज प्रगति कर सकता है, न कि सरकार, और समाज और सरकार के दरमियान जो संबंध है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है इन आयोगों के बिना या इस अधिनियम के बिना। ये तो स्थापित हो गया है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों में ये शक है कि जिस आज़ादी के साथ, जिस स्वतंत्रता के साथ आयोग सरकार की आलोचना कर सकती थी अपने निर्णयों के जरिए, वो नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। और यह बात मेरे विचार में प्रधानमंत्री की नोटिस में लाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने ही ये बात कही है। एक एनुअल कन्वेंशन जो आयोगों का होता है सालाना, मेरे विचार में शायद 2015 में या 2016 में, जिसमें मैं भी था वहाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें यह जो उत्तर मिलते हैं प्रश्नों के इस अधिनियम के तहत, ये उत्तर हमारे लिए एक सबक है, हमें इनसे सीखना है। क्या सीखना है कि लोग, हम तो समझ सकते हैं, हमारी जो मशीनरी है वगैरह हमें बताती रहती कि लोगों की ये मांग है, लोगों का ये दुख है, किंतु उनकी अपनी जबान से सुनने के लिए ये जो प्रश्न उनके हैं, किसके बारे में प्रश्न ज्यादा उठाए जा रहे हैं, इससे हमें सीखना चाहिए और इसके बारे में हम ऐसा करेंगे। किंतु अफसोस है कि ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो मैं आपके जरिए प्रधानमंत्री से प्रार्थना दोबारा ये करूँगा कि जो आपने ये आशा दी थी हम जैसों को, तो वो आशा अवश्य पूरी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि ये प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री भी सुने और एक पूरा तालमेल पूरी व्यवस्था में
बने। मुझे इस वक्त नुमान शौक साहब का वो शेर याद आता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुना है शोर से हल होंगे सारे मसले एक दिन, सो हम आवाज़ को आवाज़ से टकराते रहते हैं। और यही सोचकर हमने ये पूरी बहस रखी थी, और ताकि जो आवाज़ है सूचना आयुक्तों की, वो आवाज़ तमाम उन लोगों तक पहुंचाई जा सके जो इससे जुड़े हुए भी हैं, और आम आदमी को भी इसके लिए जगाया जा सके कि ये अधिकार एक ऐसा अधिकार आपको मिला है जिसका सदुपयोग करके आप हमारे देश के प्रजातंत्र को, अपने देश को, अपने देश की पूरी व्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है अधिकार की महत्व को भी समझना और इसका सदुपयोग करना। तो इस उम्मीद के साथ कि आरटीआई का जो अधिकार है वो अधिकार हमारे लिए एक ऐसी ताकत बनकर रहेगा जो हम अपने हक के लिए इसका उपयोग करेंगे, और सूचना आयुक्तों का जो कंसर्न है, जो उनकी समस्या है, जो उनकी बात है, उस बात को आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हमें ये भी उम्मीद है कि इस पूरे मामले का हल भी बहुत जल्द आएगा, और एक आदर्श व्यवस्था की जो परिकल्पना हम सबों के दिल में है, एक उत्साह जो इस पूरे अधिकार को लेकर हम सबों के मन में है, उसकी भी स्थापना होगी। तो आज इंडिया लीगल में बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मैं आपके सामने होंगी एक नए मामले के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमको। नमस्कार।